हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो होप करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। ये प्राची पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है, जो कि है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इवन टुडे। कितना? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। डायरेक्टली का तो मतलब आप समझते हैं कि वो एग्रीकल्चर कर रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप उसके प्रोड्यूस को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। शॉपकीपर्स जो हैं उस प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सब इनडायरेक्टली में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपका तीन में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। होप आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ के आए होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? तो उसे हम थोड़ा साइड में समझ लेते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लीजिए फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बोला जाता है कि जिसका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करने का हो, या सीधा आप बोल देंगे कि सर जिसमें भी मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो सभी क्या होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगे। ठीक है ना, क्या होगा? मनी का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो बदले में क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर मान लीजिए कोई वर्कर है, किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, तो क्या मिल रहा है उसे? सैलरी, वेजेस, कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है ना, तो सैलरी मिल रहा हो, वेजेस मिल रहा हो, रेमुनरेशन होता है ना, प्रॉफिट है, तो उसे आप क्या बोल देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? अब बहुत लोग डिफाइन इसे ऐसे कर देते हैं कि जो एक्टिविटी पैसे अर्न करने के लिए नहीं होती है उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देते हैं। तो इसमें भी दो अच्छे वर्ड है, जैसे एक बोल सकते हैं आप लव एंड अफेक्शन, और दूसरा बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर। ठीक है, लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपकी मदर है, वो आपके लिए फूड बना रही है, तो बदले में क्या पैसे ले रही हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशल वेलफेयर, मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई कचरा वगैरह फेंका हुआ है, ठीक है ना, ये आपका हाउस है और इसके बाहर कोई कचरा फेंका है, उसको आपने साफ कर दिया, तो बदले में तो कोई पैसा आपको मिला नहीं, यानी इसको कहते हैं सामाजिक कल्याण करना। ठीक है ना, या कोई काम आप फ्रीली कर रहे हो, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं ले रहे हो, उसे आप क्या बोल देते हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोल देते हो? नॉन इकोनॉमिक, यानी इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नो मनी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने किस में बांट दिया? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर के द्वारा मिले हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो जाएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा अगर बोलोगे तो डिटेल में बढ़ा देता हूँ कि देखो इसको एक और सेक्टर के नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादा जो मेजोरिटी वर्क हो रहा है ना, मेजोरिटी जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? एग्रीकल्चर से, यानी बोल सकते हो डोमिनेंस जिसका है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसलिए इसका नाम एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी देखो ये जो आयरन से आप क्या बना रहे हो, आयरन और आपको नेचुरली मिल गया, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? कार में। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। कॉटन से आप क्या बना रहे हो? शर्ट बना रहे हो। अब जैसे मान लीजिए वीट है, वीट से आप क्या बना रहे हो? फ्लोर, यानी आटा बना रहे हो। तो वो घर में भी हो सकता है, वो इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी जो ये मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है ना, ये कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। हर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे आयरन है, उसको भी आप एक्सट्रैक्ट कहाँ करते हो? इंडस्ट्रीज में लाके करते हो। ठीक है ना, सॉरी एक्सट्रैक्ट नहीं, मतलब चेंजेस। ठीक है ना, तो वो कहाँ करते हो? इंडस्ट्री में लाके करते हो। ठीक है ना, कन्वर्ट करने का जो वर्क है। तो इसीलिए इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? सर्विसेज एंड सपोर्ट, या आप एक और वर्ड याद रख सकते हो, एड। ठीक है ना, एड और हेल्प। ठीक है ना, ऐसे बेस्ट वर्ड तो सर्विसेज ही होता है। सपोर्ट टू प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, उसको आप क्या बोल देते हो? टर्सरी सेक्टर बोल देते हो। जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इसका भी एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये किसान है, फार्मर है, इसने अपने प्रोड्यूस को उगाया, अब इसे भेजेगा ना, कहाँ भेजेगा? इंडस्ट्री में भेजेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भेज कैसे रहा है? वाया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर इंडस्ट्री से वो चीज कहाँ पहुंचेगी? मार्केट में। तो मार्केट में कैसे पहुंचेगी? वाया ट्रांसपोर्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बैंकिंग। फार्मर को भी बैंकिंग की जरूरत है
जो इंडस्ट्रीज में लोग हैं उनको भी जरूरत है और मार्केट के भी लोगों की जरूरत है। इंश्योरेंस की जरूरत फार्मर को भी है, क्रॉप का जो इंश्योरेंस कराते हैं, इंडस्ट्री को भी है कि फायर इंश्योरेंस कराते हैं कहीं आग ना लग जाए, मार्केट के लोग भी कराते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको एक और नाम से बोलते हैं जो उसका नाम होता है सर्विस सेक्टर। क्या होता है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दिया। चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को। तो दो में हमने बांटा, एक तो नेचुरल फैक्टर्स हैं और दूसरा है मेन मेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या है, रिलीफ, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट। मेन मेड में मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल फैक्टर्स से। रिलीफ, ठीक है, रिलीफ यानी इसको आप हाइट या एल्टीट्यूड समझेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए जो फ्लैट एरिया है, लो लैंड्स जिसे बोलते हैं, वो क्या है, इजी होता है वहां पे एग्रीकल्चर करना और जनरली वो फर्टाइल इन नेचर होता है। ठीक है, जनरली। दूसरा क्या है आपका, ये हिली एरिया। अब ये क्या है, टफ है यहाँ एग्रीकल्चर करना और साथ में ये जो इनकी फर्टिलिटी होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें मैंने पूरे किताब को आपका देखा है जो प्राची पब्लिकेशन की है। आपके क्लासेस लो हैं इसलिए बहुत सारी चीजें क्या है ना, जिसको कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा जा सकता है उसे वो उन्होंने फैक्ट बेस्ड बना दिया है। ठीक है ना, सीधा एक लाइन में वो चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि उसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं। ठीक है ना, तो फिर लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉइल, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है सॉइल। सॉइल क्या है, मिक्सचर ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सॉइल में ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, जो मिनरल्स होते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेड होकर वो सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो सॉइल्स में मिल जाते हैं। प्रोवाइड मॉइस्चर एंड फूड फॉर द प्लांट। ठीक है ना, तो जो प्लांट्स है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है। रिच एंड फर्टाइल सॉइल्स जहां होंगे वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, वाटर। तो जाहिर सी बात है आपने इरिगेशन के बारे में पढ़ा ही है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जरूरी है किसके लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, अगर इरिगेशन अच्छा रहेगा तो हाई क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ठीक है, देखिए ये सब फैक्ट बेस्ड मतलब एक लाइन में बता दिया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे बहुत सारे क्रॉप्स है जिनको वाटर की, किन्हीं को ज्यादा जरूरत है, किन्हीं को कम जरूरत है। ठीक है ना, जिनको कम में काम हो जाए उसको पानी ज्यादा देने से थोड़ी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने एक एक लाइन में चीजें बता दी हैं जनरल वे में, तो बहुत मतलब बच्चे के लेवल पे। ठीक है ना, इसीलिए मैं भी आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इरिगेशन ज्यादा अच्छा होगा तो क्या होगा, हाई क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्लाइमेट। क्लाइमेट में एक टॉपिक दिया है अरेबल लैंड। अरेबल लैंड वही उसे ही कहते हैं हम जहां पे क्या हो सके, क्रॉप्स उग सके, ग्रो हो सके, उसी को हम अरेबल लैंड कह देते हैं। ठीक है ना, तो क्लाइमेट प्रॉपर होना चाहिए, यानी प्रॉपर टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, तभी क्या है ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए सुटेबल है। ठीक है ना, ज्यादा एक्सट्रीम किसी भी चीज का एक्सट्रीम, देखिए ये दोनों में कॉन्सेप्ट आपके काम आ जाएगा। एक्सट्रीम किसी भी चीजों का सही नहीं है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ को लेके हो या आपके इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए हो। बहुत ज्यादा ठंड है कहीं, देखिए एक्सट्रीम का मतलब ही है, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ बहुत ज्यादा कहीं कोल्ड है, वहां पे भी कुछ चीजें नहीं उग सकती, आपको एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा हॉट हो तो धीरे धीरे डेजर्ट में चेंज हो जाता है, डेजर्ट में भी आप कोई खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, हमें क्या चाहिए, मिडिल वे। ठीक है, जैसे ये गौतम बुद्धा की भी फिलॉसफी है, एक्सट्रीम पाथ्स फॉलो नहीं करना है। ठीक है ना, मिडिल वे फॉलो करना है। ठीक है, चलिए मैन मेड फैक्टर्स क्या है, जैसे मशीन्स, अच्छे मशीन्स या मॉडर्न टेक्निक्स का आप यूज करेंगे तो वो क्या करता है आपका, यानी फार्मर्स का जो समय है काफी सेव करता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आपको पता है, केमिकल और जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है वो क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उससे आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। लेबर, लेबर आपको चाहिए क्यों, जो आपके जो लैंड है उसमें जाके वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो लेबर सेव्स द टाइम, इंक्रीजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लेबर क्या कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपका लैंड एरिया काफी बड़ा है, आपने 10 लेबर वहां पे वर्क करने के लिए लगा दिए हैं, तो उससे क्या होगा, आपका समय बहुत बचेगा। ठीक है, और वेरियस एक्टिविटीज करा सकते हैं अपने लेबर फोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट इज
मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट, सो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर जो फील्ड है मान लीजिए जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है उसको मार्केट तक पहुंचाना है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपके प्रोडक्ट को क्या, क्योंकि देखिए सरप्लस होगा, ये भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लीजिए आगे काम ही देगा, ठीक है। याद रखिएगा दो तरह की चीजें होती है, एक होता है सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस मतलब कमी, यानी ये चीजें कमी में है, कम है, तो जाहिर सी बात है इसका जो अगर सबसिस्टेंस फार्मिंग आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा वो आपकी फैमिली क्या कर जाएगी, कंज्यूम कर जाएगी, खाएगी उसको। जैसे मान लीजिए मैंने वीट उगाया 100 केजी उगाया, तो 100 केजी क्या होगा, मेरी फैमिली मेंबर्स मिलके पूरे एक साल में हम इसे खाएंगे, इसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। जाहिर सी बात है एक होता है सरप्लस, सरप्लस फार्मिंग क्या होता है कि जब मेरी फैमिली 100 केजी खा सकती है लेकिन मैंने प्रोडक्शन जो किया वो 1000 केजी का किया, तो मैं 100 ही केजी खाऊंगा ना, 900 केजी को क्या करूंगा, बेचूंगा, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सरप्लस ट्रेड या सरप्लस फार्मिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको सरप्लस होगा तो आप उसे क्या करोगे, मार्केट में सेंड करोगे, ठीक है ना, सेल करने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है, जहां फार्मिंग एक्टिविटीज कलेक्टिवली हो सके, ठीक है ना, क्या क्या हो सके, जैसे मान लीजिए इनपुट्स, इसको 3 में डिवाइड किया गया है, इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स। जैसे मान लीजिए इनपुट आप क्या क्या लगा रहे हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो उसी तरीके से इनपुट्स आप क्या लगा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, मशीनरी है, सीड्स है अच्छे क्वालिटी के, फर्टिलाइजर्स आपने डाला, स्टोरेज, लेबर, ठीक है। फिर इसको क्या किया, प्रोसेस किया, जैसे प्लगिंग पढ़ा है आपने, सोइंग पढ़ा है, सोइंग का मीनिंग क्या होता है, जो आप सीड्स को जब फार्म लैंड्स में डालते हो उस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं। इरिगेशन क्या होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ वाटर टू ए क्रॉप, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। वीडिंग आपको पता है, वीड्स को हटाने का प्रोसेस। हार्वेस्टिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं कटनी, यानी जब आप क्रॉप्स को कट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट क्या है, उससे आप क्या बना रहे हो, जैसे वूल हो गया, क्रॉप्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिशिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, तो ये आपका आउटपुट जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका फार्म सिस्टम होता है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो टाइप्स में दो बांटा गया, पहले हो गया सबसिस्टेंस और दूसरा हो गया कमर्शियल। कमर्शियल, अब याद करो अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था सबसिस्टेंस और सरप्लस, तो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, तो कमर्शियल यानी कमर्शियल पर्पज से, यानी बिजनेस पर्पज से, सेल करने के ही पर्पज से, ठीक है। इसमें फिर हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, यानी कमी तो है ही, आप अपने फैमिली या ज्यादा लेवल पे चीजों को नहीं उगा पा रहे हो, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये जो टेक्निक्स चल रहे हैं वो प्रिमिटिव है, पुराने हैं, इंटेंसिव है ये फिर, ठीक है ना, जिससे समझेंगे। इसमें फिर दो पढ़ लेंगे, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो पढ़े होंगे आप, हिस्ट्री में भी आया होगा, ट्राइबल्स वगैरह का, ट्राइबल डीकूज करके आपका जो चैप्टर है, मैंने नहीं पढ़ा है अभी, पढ़ा दूंगा उसे भी, लेकिन उसमें आप ये पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्राइबल्स वगैरह ज्यादा ये प्रैक्टिस करते थे। नोमैड, इसमें क्या होता है वही हर्डिंग वगैरह, मवेशी पालन सुना होगा आपने, तो वो काम होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं इसको। ये सब मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। कुछ कुछ कोड वर्ड भी है, धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको ये कोड वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसे। चलिए फर्स्ट क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी फार्म प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूम्ड बाय फार्मर एंड हिज फैमिली। सबसिस्टेंस है, कम होगा, प्रोडक्शन ही कम है, तो कौन कंज्यूम करेगा, उसकी फैमिली और फार्मर, ठीक है। इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। टेक्नोलॉजी और मशीन्स क्या है, कम है। देखिए दो ही बात याद रखनी है, प्रोडक्शन बस आप याद रखिएगा कम हो रहा है, तो इस ये ट्रिक है बस याद रखने का। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लो हो रहा है, क्यों लो हो रहा है उस पर बाद में सोचेंगे, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है तो आप सेल नहीं कर सकते, तो आपकी फैमिली कंज्यूम करेगी। प्रोडक्शन अब पूछा जाए कम होने के रीजन क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी आप अच्छा यूज नहीं कर रहे होंगे, मशीन्स आप अच्छे अच्छे नहीं लगा रहे होंगे, ठीक है ना, तो ये सारे रीजन हो जाते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपके ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स कम है। अब इसमें क्या यूज हो रहा है, हाउस होल्ड लेबर यूज हो रहा है, क्योंकि आप प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, बेचेंगे नहीं, खुद खाएंगे, तो लेबर तो हायर करेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए हाउस होल्ड लेबर जो होता है उसका यूज होता है, यानी पूरी फैमिली इंडल्ज होती है एग्रीकल्चर में। प्रोडक्शन क्या है, कम है, तो फार्मर जनरली क्या होते हैं, पुअर होते हैं। प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, प्रिमिटिव यानी पुराना,
पुराना मेथड्स आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मॉडर्न यूज करते तो जाहिर सी बात है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन्स का यूज आप करते, पुराना मेथड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तभी प्रोडक्शन कम है। लैक इन सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस यानी आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, एक्स्ट्रा आप उगा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। उगाओगे तभी तो सेल कर पाओगे ना। नेक्स्ट अब इसी के अंदर दो पार्ट पढ़े थे हम, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और इंटेंसिव, नहीं प्रिमिटिव है और एक इंटेंसिव है, लेकिन प्रिमिटिव के अंदर फिर है शिफ्टिंग और नोमैड, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं फिर चलेंगे इंटेंसिव वाले में। तो प्रिमिटिव यानी पुराना, तो एक टेक्निक चलती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, इसको एक और नाम से बोला जाता है स्लैश एंड बर्न। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, मान लीजिए कोई ट्री या प्लांट है, ठीक है ना, और चाकू या किसी चीज से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया। अब ये पार्ट को मैंने क्या कर दिया, जला दिया, और इसे भी जला दिया। अब इसका जो ऐश है वो ऐश क्या होगा, सॉइल में मिल जाएगा। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी, क्योंकि जब आप इस प्लांट्स में भी क्या थे ना, न्यूट्रिएंट्स थे जिसको आपने जलाया, अब जला देने के बाद क्या होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स ऐश के फॉर्म में वो सॉइल्स में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टेक्निक होता है, इसीलिए इसका नाम होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्लॉट ऑफ लैंड क्लियर्ड, आप इसको पहले क्लियर करते हैं बाय कटिंग एंड बर्निंग, ऐसे इसको क्या होता है, वो सॉइल्स में मिक्स हो जाते हैं, और फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं। लैंड लूजेज इज फर्टिलिटी, अब मान लीजिए इसको मैंने कट किया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, 1 साल 2 साल 6 महीने जितना, या एक क्रॉप सीजन मैंने ये काम किया। अब फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे लैंड एरिया पे चल जाएंगे, अब फिर इसे साफ करेंगे, फिर यहाँ पे स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो मूव्स टू द अनदर प्लॉट। प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, जहां रेनफॉल अच्छा हो और थिक वेजिटेशन है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर आगे जब मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा। ये मान लीजिए पेड़ है, पेड़ उगाने के लिए अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो याद रखेंगे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर समझ रहे हैं ना, सनलाइट, क्यों, फूड कैसे बनाएगा वो, है ना, तो सनलाइट, ठीक है। दूसरा रेनफॉल, पानी भी चाहिए, हर जगह तो आप इरिगेशन करेंगे नहीं, ठीक है, तो रेनफॉल की जरूरत है, ठीक है। थर्ड ह्यूमिडिटी, याद रखिएगा ह्यूमिडिटी प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स और एक और चीजें होती हैं, इन दोनों का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है जब क्लाइमेट क्या हो, ह्यूमिड हो। जैसे एक और होते हैं जिनका नाम होता है इंसेक्ट्स, मैं जान रहा हूँ आप लोगों को पसंद नहीं है कीड़े मकोड़े, लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं और बहुत वेराइटी के होते हैं, ठीक है ना। आप देखते होंगे बारिश के सीजन में बारिश होती है, मान लीजिए गर्मी है फिर बारिश हो गई, जो उस टाइम का आपका वेदर बन जाता है वो कैसा बनता है, पूरा ह्यूमिडिटी का, तो उसमें इंसेक्ट्स काफी पैदा लेते हैं, ठीक है ना। देखते होंगे आप बारिश के टाइम पे कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए भी ह्यूमिडिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये 3 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो उससे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि कौन से क्रॉप के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, ठीक है ना। उसको भी हम नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अब जहां जाहिर सी बात है रेनफॉल ज्यादा होगा वहां क्या होंगे, वेजिटेशन ज्यादा होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस यहां क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये कट किसे करेंगे, कट किसे कर रहे थे, ये प्लांट्स को ही, प्लांट्स एंड ट्रीज को ही तो कट कर रहे थे ना। तो अगर थिक वेजिटेशन यानी ज्यादा वेजिटेशन नहीं होगा तो ये कट किसे करेंगे, और फिर अगर ये मूव करके दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो वहां पे भी तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज करेंगे ना, तो वेजिटेशन होना चाहिए ना, इसीलिए ऐसे एरिया पे जहां रेनफॉल ज्यादा हो और थिक वेजिटेशन हो, पोटैटोज मेज याम ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। ट्राइबल पीपल्स ज्यादातर ये करते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट आपका आसाम, सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है, पढ़ा होगा, माशिन राम, चेरापूंजी, ये सारे एरियाज हैं। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए जल्दी से इसे बता दे रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर ये हो गया 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो 0 डिग्री को आप, मैंने बोला है कमेंट करने के लिए तो पहले कमेंट कर देना, मैं बता रहा हूँ अब। 0 डिग्री को आप इक्वेटर कहते हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। तो ये ट्रॉपिक यानी यहां से लेकर यहां तक का रीजन ही आपको क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। और आपने अभी एक चीज पढ़ा, देखिए फिर मैं ज्यादा ही बता रहा हूं कि आपको समझ आए, ठीक है ना।
होता क्या है कि आपकी किताब में मेजॉरिटी चीज मैंने जो देखी है वो क्या है, वन लाइनर दे दिया गया है, ठीक है ना। तो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसी को रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन। अब ये सारी चीजें ट्रॉपिकल रीजन में क्यों हो रही हैं, अब बताओ। अगर आपने पढ़ा है सन का जो हीट है, सनलाइट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, तो यहाँ मैंने थोड़ा डायग्राम तो अलग ही बना दिया, लेकिन फिर भी इतना समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ से 0 डिग्री का जो ये डिस्टेंस है, ये देखो, ये सबसे पहले तो 0 डिग्री आ रहा है ना, क्योंकि ऐसे हम लोग देखो ऐसा होता है ना अर्थ, तो ये तो सबसे आगे है, तो इसका डिस्टेंस सबसे कम है सूरज से, ये आपका सूरज हो गया, सन। तो सबसे ज्यादा इंटेंस हीट कहाँ पड़ता है, 0 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ, जहां सबसे ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो रेनफॉल भी तो वहीं पे सबसे ज्यादा होगा ना। इसी के बीच में आपके सारे वो अमेजोन के जंगल वगैरह सब यहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थिक वेजिटेशन है, थिक वेजिटेशन जहाँ होगा वहीं पे ट्राइबल्स क्या करेंगे, बार बार स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज करेंगे। आसाम का भी एरिया मैंने आपको बताया क्या है, वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, बारिश ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ वेजिटेशन ज्यादा होगा, वेजिटेशन ज्यादा होगा तभी वो वहाँ पे स्लैश एंड बर्न टेक्निक का यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो ये तीनों चीजें यहाँ पे फुलफिल होती हैं। टेम्परेचर ज्यादा तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा, अब वही है ना, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, रेनफॉल हो गया, तो अब जो उस टाइम का वेदर बनेगा वो कैसा बनेगा, ह्यूमिडिटी का। तीनों चीजें चाहिए प्लांट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमडिक हर्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हर्ट्समैन, वही मवेशी पालन मैंने आपको बताया था। मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स, एनिमल्स के साथ घूमते रहते हैं। सर्च ऑफ वाटर एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के खाने के लिए और पानी पीने के लिए, क्योंकि जानवर भी चलते चलते थकते हैं, उन्हें भी प्यास लगती है, भूख लगती है। यूजुअली फॉलो डिफाइंड रूट, डिफाइंड रूट यानी कि मान लीजिए ऐसा रास्ता बना हुआ है, इधर जंगल है इधर भी जंगल है, तो इसी रूट से जाएंगे। क्यों, गुम ना हो जाए, गुम हो जाएंगे तो दो लोगों का लॉस है, एक वो आदमी भी मारा जाएगा, वो जानवर भी मारे जाएंगे। और अगर जंगल है, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं इस रास्ते से जाऊंगा, कहीं शेर मिल गया तो, इसलिए क्या करते हैं, डिफाइंड रूट। मैंने जंगल का एग्जांपल लिया। अगर डेजर्ट होगा तो वहां पे भी घूम जाएंगे और वो मर सकते हैं, ठीक है ना, वाटर ही नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे, ठीक है। तो गॉड, कैमल्स, हॉर्सेज, ये सारे जानवर वो रखते हैं, क्यों रखते हैं पता ही है, वूल्स के लिए, मीट, मिल्क के लिए। प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, सहारा डेजर्ट हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। अब देख लीजिए, दो जो जगह ली गई है वो डेजर्ट की ली गई है, जम्मू एंड कश्मीर ठंडी इलाका लिया गया है, सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, अफगानिस्तान वगैरह का एरिया, ये सब में ये सारी चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट है आपका, अब ये उसके साइड में था, इसका एक बार मैं चार्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग में पढ़ना था प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के अंदर जो पढ़ना था मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमडिक, ठीक है। इंटेंसिव अलग है, ठीक है ना, इसके जस्ट कॉन्ट्रेरी में, इसे अब समझना है। सो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ये क्या है, प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे, ठीक है, यानी लैंड एरिया बड़ा नहीं है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा नहीं। स्मॉल एंड ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो स्मॉल हैं और पुराने हैं, यानी मॉडर्न टेक्निक ये भी यूज नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन, वहां मैंने आपको पढ़ा है प्रोडक्शन कम होने का रीजन क्या है, तो टेक्नोलॉजी अच्छे यूज नहीं कर रहे हैं, लैंड एरिया कम है, तो प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा नहीं। लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है लेकिन लेबर्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 200-300 एकड़ है, लेकिन 1 एकड़ है तो वहां पे भी आपको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। वन क्रॉप एनुअली, यानी एक क्रॉप लगाते हैं एक साल में, ठीक है। राइस, मेज, व्हीट, पल्स, ऑयल सीड्स। प्रैक्टिस कहाँ की जाता है, साउथ एरियाज में, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, ठीक है ना। साउथ ईस्ट के समझ रहे होंगे आप शायद, देखिए ये होता है, ये आपने पढ़ा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ ईस्ट बोला जा रहा है तो इन दोनों के बीच में, अगर आपसे पूछा जाए साउथ वेस्ट तो ये दोनों हो गया, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट ये, यानी ये इंडिया है, आप इंडिया के भी कुछ रीजन्स हो जाते हैं, इसके इधर साइड में जितने भी रीजन्स बने हैं ये सब साउथ ईस्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग हमने जब वो बांटा था तभी यहाँ पे क्या सबसिस्टेंस था, और यहाँ पे कमर्शियल, यानी कॉमर्स, सेल करने के ही पर्पज से उगाया जा रहा है इसे, ठीक है। अर्निंग मोर प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, मेन मोटिव ही है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ह्यूज प्लॉट्स ऑफ लैंड, यानी जो लैंड्स हैं वो काफी क्या है, ह्यूज है, ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा।
नीड्स हाई अमाउंट्स ऑफ कैपिटल, पूंजी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा लैंड है। अब मशीन्स भी मंगाओगे तो ज़्यादा मंगाना पड़ेगा, सीड्स मंगाओगे तो ज़्यादा मंगाना पड़ेगा, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ दोगे तो वो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसीलिए कैपिटल की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है। मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स यूज, ठीक है ना। बोथ कैश एंड फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप समझते हो ना आप लोग, जैसे मान लीजिए कॉटन है, जिसका मतलब समझ लीजिए आप कंजप्शन खुद नहीं कर सकते हैं, उसको सेल करेंगे तभी पैसा मिलेगा, उसको घर में रखने का कोई फायदा नहीं। जैसे बचपन में वो पढ़ा होगा नील की खेती। अब जैसे मान लीजिए मैं पहले की एग्जांपल लिख रहा हूँ, वीट। मान लीजिए मैंने 500 केजी वीट उगाया, 100 केजी में खा सकता हूँ पूरे साल में, बच कितना गया 400 केजी, तो 400 केजी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सेल नहीं भी हुआ तब भी मैं इसको अगले साल खाऊंगा, स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन कॉटन आपने उगाया, वो सेल अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, घर में रखोगे, या नील उगा लिया है आपने, अब नील क्या करोगे, घर पे रखोगे, अपने कपड़ों में नील डालोगे, वो तो थोड़े से अमाउंट में हो जाएगा, कंजप्शन जो उसका होगा वो थोड़े से अमाउंट में हो जाएगा, ज्यादा रख के क्या करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे को कहते हैं कैश क्रॉप, ठीक है, यानी इसको सिर्फ बेचना ही है, बेचोगे तभी पैसा मिलेगा। अब इस कॉमर्शियल फार्मिंग में 3 टाइप्स हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। क्या है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग? प्रैक्टिस ऑन लार्ज फार्म्स, ठीक है, बड़े बड़े फार्म्स में यूज हो रहा है। गुड क्वालिटी एंड मॉडर्न मशीन्स का यूज हो रहा है, यानी प्रोडक्शन अच्छा है, जाहिर सी बात है अच्छा होगा। क्रॉप्स मेनली ग्रोन फॉर सेल, यहाँ कॉमर्शियल लग गया, सेल पर्पस, अर्न प्रॉफिट्स। प्रैक्टिस जहाँ टेम्परेट मतलब प्रैक्टिस कहाँ कहाँ किया जाता है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, ये सब देखिए जो एरियाज है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो भी होती है ना, वो ब्रॉड लैंड्स पे होती है, ठीक है ना, बड़े बड़े लैंड एरियाज को, ठीक है। हमारे कंट्री में क्या केस है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जब थोड़ा क्रॉप्स की तरफ हम बढ़ेंगे। नहीं तो एक काम किया जाए, इसको यहीं पे एक्सप्लेन करके खत्म किया जाए। देखिए हमारे कंट्री में, या आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि होता क्या है ना, हमारे कंट्री में जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। क्या है? अधिकतर जो फार्मर्स हैं मार्जिनल हैं, इसको बोला जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड एरिया काफी छोटा है। दूसरी बात हमारे में क्या चलता है, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाइयाँ काफी हुई हैं। आप बिहार का एग्जाम्पल जानते हैं, पंजाब में लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए एक, रुक जाइए इसको मिटा दूं, मान लीजिए ये कोई अंकल है, इनके 2 बेटे, इनके पास मान लीजिए 10 कट्ठा का लैंड था। अब इनकी डेथ हो गई, 2 बेटे हैं, लैंड बट गया 5-5 में, फिर इनके 2 बेटे हुए, 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा, 2.5, यानी जनरेशन वाइज क्या हो रहा है, लैंड एरिया कम होते जा रहा है। और जितना ही लैंड एरिया कम होता है ना, आप खुद मेरे को बताओ, अगर ये घट के 1 कट्ठा हो तो 1 कट्ठा में कोई खेती करेगा या कुछ बिल्डिंग शॉप्स ये बना लेगा? तो आप बोलोगे सर वही बनाएंगे, उसमें ज्यादा फायदा है, 1 कट्ठा के लैंड में एग्रीकल्चर करने का कोई फायदा नहीं है। तो इंडिया में यही चल रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। लैंड का जो एरिया है वो टूटते जा रहा है। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा होता है, ठीक है ना, लैंड एरिया। क्योंकि ये जो हमारा जो हायरार्की जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है, लैंड बट जाता है, और जब वो शॉर्ट हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है ना, तो उसमें एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता नहीं है। पंजाब में क्या होता है, लोग कहीं भी चल जाते हैं, लेकिन जो घर पे रह जाता है ना, जैसे वो लोग कनाडा ज्यादा जाते हैं, तो वो लोग जो घर पे रहते हैं उनको ही एग्रीकल्चर सौंप के जाते हैं कि तुम खेती एक ही जगह करो, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तुम उसे सेल कर देना, मुझे पैसे भेज देना। लेकिन ये नहीं कि जमीन मेरा हो गया, मेरा खेती अलग तरीके से होगा, आपका अलग होगा, ऐसा वो नहीं करते हैं, जनरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और वही अमेरिका ये सब जो एरियाज है ना, यहाँ पे क्या होता है कि सब अपना लैंड एक ही आदमी को दे देता है कि तुम मेरे को इससे पैसा जनरेट करके दे दो, है ना, मैं भी एग्रीकल्चर करूंगा, प्रॉफिट ही कमाऊंगा, मैं कोई और काम कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन इंडिया के केस में ये नहीं होता। विंटर्स में क्या करते हैं, ये सिंगल क्रॉप्स उगाते हैं सिर्फ। अधिकतर क्या उगा रहे हैं, वीट मेज, जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो सारे क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है कॉल्ड एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, जहां ग्रेन्स बहुत पाए जा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फार्मिंग, जैसा नाम वैसा काम, यानी लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर दोनों काम साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना। बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, फॉडर मतलब ये ओट्स वगैरह, और जो आपके फूड हो गए सीरियल्स वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें उगाई जा रही हैं।
बोथ एक्टिविटीज सेम फार्मलैंड पे, ऐसा नहीं है कि इसका एरिया अलग होगा, सेम फार्मलैंड पे एग्रीकल्चर में भी एक साइड में हो रहा है, एक साइड में जो आप एनिमल्स हैं उनको भी पाल रहे हैं, ठीक है। डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री से आपको मिल्क और मीट मिल रहा है। यील्ड इज वेरी हाई, यील्ड मीन्स उपज, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है प्रोडक्शन, एक को कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं मैं वीट का प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी क्या है, रिजल्ट है, यानी कितना उगाया, मैंने बोला 200 केजी वीट उगाया, ये प्रोडक्टिविटी है मेरी, ठीक है ना, या इसको यील्ड भी कह सकते हैं, यील्ड, ठीक है। तो यील्ड यह है काफी हाई है, ठीक है ना। और फार्मर्स यहाँ के जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई होता है क्योंकि कमा अच्छा रहे हैं। एडवांस और मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, यानी एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं। एनिमल वेस्ट जो है वो क्या, जो एनिमल इन्होंने पाल रखे हैं वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, मैन्योर के बारे में आपने सुना है। प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ठीक है। ठीक है, इंडिया में भी होता है लेकिन बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है, इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस, ठीक है ना, यूरोपियंस ने दिया था। सिंगल क्रॉप जैसे टी हो गया, कॉफी, बनाना, शुगर कैन, लेकिन लार्ज एरिया में उगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो ये पढ़ रहे हो तीनों, ये किस में पढ़ रहे हो, कमर्शियल में, सेल करने के ही पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के ही पर्पज से ये सारे काम किए जा रहा है। तो लार्ज एरिया में होगा तभी प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है ना, यानी चीप और स्किल्ड दोनों तरीके के वर्कर्स आपको चाहिए, ठीक है ना। प्रोड्यूस प्रोसेस्ड इन फार्म्स और नियर बाय इंडस्ट्रीज, यानी ये जो टी है, कॉफी है, आसाम वगैरह जाएंगे ना तो जहाँ पे चाय के बागान होते हैं तो उसी के आसपास ही इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इनको प्रोसेस किया जाता है। ये नहीं कि आपने इसे अभी मतलब प्लग कर लिया, तोड़ लिया और फिर इसका प्रोसेसिंग बहुत बाद में होगा, ठीक है। तो इनके आसपास ही क्या होती है, इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती हैं, ठीक है। एफिशिएंट एंड साइंटिफिक मेथड्स वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। डेवलप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल, ठीक है ना, कि जल्दी ये चीजें बने, पैक हों और सेल हो। कहाँ उगाए जा रहे हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब मैं ट्रॉपिकल रीजन तो आपको बता दिया था, सब लग गया। जैसे आपसे पूछा जाए इंस्पेक्टर बड़ा कि सब इंस्पेक्टर बड़ा, तो आप लोग बोलोगे सर इंस्पेक्टर बड़ा, ठीक है ना, उसके बाद सब इंस्पेक्टर। वैसे देखो यहाँ ट्रॉपिकल रीजन है तो सब जब इस जैसे ही आया तो इसके ऊपर का जो रीजन है ये, इसका नाम भी आप कमेंट में बताएंगे, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन इसको बोल देंगे सब ट्रॉपिकल, ठीक है। बाद बाकी तो ऊपर फिर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कहाँ कहाँ, इंडिया, श्रीलंका, श्रीलंका में मेजरली टी, मलेशिया में रबर, ब्राजील में, दोनों में रबर लिख दिया मैंने, एक जगह कुछ और होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा किताब में, रबर दोनों जगह मैंने लिख दिया है गलती से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स को आपने तीन में डिवाइड किया। फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, यानी वीट, राइस, मेज, मिलेट। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट। बिवरेज क्रॉप्स जो है वो टी और कॉफी। इतना ही आपके बुक्स में दिया हुआ, एक एक करके पढ़ते हैं। अब फिर मैं बोल रहा हूँ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, मेजर पढ़ रहे हैं, मेजर क्रॉप्स, तो इसमें जितने भी ये तीनों डिवाइडेशन है याद रखिएगा, कहीं ना कहीं तो ये है क्रॉप, इनको भी वही सारी चीजें चाहिए होंगी, तो आपको वही पॉइंट्स खास तौर पे याद रखने कि अगर किसी क्रॉप के बारे में एग्जाम में पूछ लिया गया, जो कि पूछा भी जाता है, तो आप वो तीन चीजें याद रखेंगे, टेम्परेचर कैसा चाहिए, रेनफॉल कैसा चाहिए और ह्यूमिडिटी। तीन तो आपके यही पॉइंट्स बन गए। तो कंपेयर, देखिए कंपेयर करके याद रखिएगा ना, इजी होता है याद रखना। जैसे मैं बोलूँ कि एक बच्चे की हाइट है 170 सेंटीमीटर और एक बच्चे की हाइट है 149 सेंटीमीटर, ये ज्यादा दिनों तक आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं बड़ा कौन है, मान लीजिए इसका नाम आशीष है, इसका नाम राहुल है, तो आपसे पूछूं मैं कि बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे आशीष बड़ा है। तो आपको कंपेयर करके याद रखना इजी है आपके लिए और वो लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्या है, वीट। कौन कौन एरियाज में ग्रोन किए जाते हैं, कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना, इंडिया, यूक्रेन, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर की बात आ गई, टेम्परेचर कैसा चाहिए, मॉडरेट, यानी ना ज्यादा ना कम, बीच में जो होता है। रेनफॉल कैसा चाहिए, तो जब ग्रो वो कर रहे हैं, ग्रोइंग सीजन जब चल रहा होगा तब उन्हें रेनफॉल की ज्यादा नीड होती है। सनशाइन चाहिए कब, जब हार्वेस्टिंग हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब उसको काटा जाता है तो पूरे ऐसे ब्राउनिश टाइप दिखते हैं, ठीक है ना, तो जब तक सूखेंगे नहीं तब तक उसे काटा नहीं जाता है, ठीक है ना। वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए, ठीक है ना, सॉइल्स कैसे चाहिए, वेल ड्रेन्ड, ठीक है ना, प्रॉपर यानी इरिगेटेड हो,
लोमी सॉइल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राइस। कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, बांग्लादेश। 2-3 क्रॉप्स ग्रोन इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में 2-3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है, और बांग्लादेश में। राइस क्या है? स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग भी, जैसे बिहार के लोग हैं, एक टाइम चावल जरूर खाते हैं, तो वो लोग भी जो होते हैं वो क्या होता है, अधिकतर रोज जो खाना खाने का प्रोसेस है उनका, उसमें उनका चावल इंक्लूडेड होता है, जैसे आसाम वगैरह में भी, ठीक है। तो कहाँ पे राइस स्टेपल है? स्टेपल डाइट कहाँ है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। यहीं उगाए भी जाते हैं ज़्यादातर, ये सब एरियाज जो आपको दिख रहे हैं। टेम्परेचर क्या चाहिए? हाई चाहिए। ह्यूमिडिटी भी क्या चाहिए? हाई। तो टेम्परेचर जहाँ हाई है, ह्यूमिडिटी अपने आप वहाँ पे क्या होगी? हाई होगी। रेनफॉल भी हाई होगा, लेकिन रेनफॉल कैसा चाहिए? मॉडरेट से हाई, ठीक है। तो मैंने ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ऊपर में ही बता दिया है। सॉइल कैसा चाहिए आपको? एलुवियल क्लेई। क्लेई सॉइल आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। कैपेसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, इनको रेनफॉल चाहिए, ठीक है। रेनफॉल होगा, पानी वो होल्ड करके रखेंगे, तभी तो क्रॉप्स को वाटर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेज। नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, रशिया, कनाडा। टेम्परेचर कैसा चाहिए? मॉडरेट, और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, ठीक है। सनशाइन नीडेड है, ठीक है। सनशाइन को क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भुट्टा, जो खाते होंगे आप लोग। तो जब तक वो सूखता नहीं है तब तक फिर उसे काटा नहीं जाता है, तो सनशाइन नीडेड है। वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिलेट्स। तो मिलेट्स इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, नाइगर उगाए क्या, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब सुना होगा आपने। रेनफॉल और टेम्परेचर क्या चाहिए? मॉडरेट से लेकर हाई के बीच में चाहिए, ठीक है। लेस फर्टाइल सॉइल में भी ये लोग अच्छे से ग्रोन हो जाते हैं, जैसे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है? आपका उतना फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है, ठीक है ना। पहले के जमाने में आप अपने आज पिताजी और माताजी से पूछिएगा, इन सब के बारे में खाते थे कि नहीं खाते थे, तो वो लोग खाते थे। अब तो फिर से यूज करने की बात हो रही है। देखो, ये मोटे अनाज है ना, यानी इनको खाओगे तो ये डाइजेस्ट जल्दी नहीं होते हैं, और डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो हमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क करना होगा, ठीक है ना। जहाँ लेबर की, तो उन लोग उस टाइम पे इतना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, सड़कें नहीं थी, तो ज़्यादा लोग चलते फिरते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। टर्शरी सेक्टर अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था हमारे कंट्री में, ठीक है ना। तो अधिकतर लोग किसमें इंडल्स थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसमें मेहनत बहुत लगती है, तो ये सुबह को खा के निकलते थे, आराम से दोपहर या शाम तक आते थे, पेट इनका भरा ही रहता था, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे यह है कि ये बीमार भी नहीं पड़ते थे। आपका काम थोड़ा काफ़ी ईजी हो गया है, ठीक है ना। कुछ लोग जैसे बहुत सारे आईटी जॉब्स जो है वो बैठे बैठे ही काम हो जाता है, तो उसमें क्या है, लेबर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, माइंड तो यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस सेक्टर में माइंड ज़्यादा यूज़ होता है तो उन्हें भूख नहीं लगती, उनके वजह से भी भूख लगती है, लेकिन लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं होता है, तो खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए थोड़ा घूमिए फिरिए, रनिंग कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है ना। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका फाइबर क्रॉप्स। तो इसमें हमें 2 पढ़ने हैं, कॉटन और जूट। तो कॉटन यूएसए, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, ब्राज़ील, पाकिस्तान। टेम्परेचर क्या चाहिए? हाई। रेनफॉल कम चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा नहीं तो वो जो रुई है आपका वो तो भीग ही जाएगा, ठीक है। इसलिए एक और चीज़ है इसमें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री मतलब वो देखते हैं आप लोग कुहासा, वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो पड़ेगा ना तो ये जो मान लो रुई है, रुई का प्लांट है, ये भीग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे एक और होता है सीमर, अगर आपने कभी देखा होगा, तो सीमर क्या होता है, जब वही आपकी गर्मियाँ की छुट्टी आने वाली होती हैं तब वो फटना शुरू होते हैं, वो सूख चुके होते हैं और फिर वो फटना शुरू होते हैं, तब वो एकदम सूखा सूखा रुई। हमने तो बहुत तोड़ा है, ठीक है ना, इवन तकिया वगैरह भी उसी से बनाया है। तो वो जब फूटते हैं, यानी उनको सनसाइन चाहिए, जब वो फूटने का उनका समय होता है, ठीक है ना, उसी से वो फूटते हैं, पानी नहीं चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, तो फिर वही कोई काम की नहीं है। ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल, ठीक है। जूट, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। वो बोड़ा देखा होगा ना आपने, जिसमें आलू वगैरह पहले आता था, तो वो जूट का वही बोड़ा होता था, ब्राउनिश कलर में, ठीक है। टेम्परेचर हाई चाहिए और क्लाइमेट ह्यूमिड चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एक और बात जान लीजिए, पढ़ रहे हैं इसीलिए, बिहार में
जूट का प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन अब बहुत तरीके के साइंटिफिक फाइबर्स वगैरह आ गए हैं, इसलिए जूट धीरे धीरे मार्केट में डाउन जाते जा रहा है। लेकिन इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। जूट की रस्सी देखिएगा, ये जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, चाहे कोई भी फोर्स हो, जो ऊपर चढ़ते हैं तो वो भी जो होती है वो जूट की ही रस्सी होती है, ठीक है ना। तो बहुत मजबूत होती है, ठीक है। बिहार में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिवरेज क्रॉप, इसमें टी और कॉफी पढ़ना। केन्या, चाइना, श्रीलंका और इंडिया। रेनफॉल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्लाइमेट कूल, आसाम वगैरह का एरिया। लेबरर्स ज़्यादा लगेंगे, क्यों लगेंगे, क्योंकि उन्हें उस पत्तियों को तोड़ना होता है। प्लकिंग ऑफ टी प्लांट स्लिप्स। ग्रो वेल इन जेंटल स्लॉप, अब आसाम का एरिया वहाँ पहाड़ वगैरह है, यानी कुछ ऐसा। जेंटल स्लॉप है, स्टीप नहीं, स्टीप का मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना, जेंटल होंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। कॉफी, ब्राजील, कोलंबिया, इंडिया। वार्म क्लाइमेट चाहिए, तो आपके जो ये नीचे के रीजन है, यहाँ पे जो पहाड़ वगैरह है, यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वार्म क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। ग्रो वेल इन हिल स्लॉप्स, यानी मैंने बताया ना यहाँ के जो पहाड़ वगैरह हैं, यहाँ पे ये चीज़ें कॉफ़ी को उगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हमारे डिमांड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन राइज कर रही है। देखिए मेरा तो ये मानना नहीं है कि हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। क्यों, देखिए एक सेकेंड, मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको बता रहा हूं हम क्या बोल रहे हैं, और आप इस लाइन को ही पढ़िए तो आप समझ के देखिए। हम बोल रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन को डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ही रूट काउज है बहुत सारी चीज़ों का। बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है, क्यों, पॉपुलेशन ज़्यादा। अब कहीं पे वैकेंसी, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ही एग्जाम है, 5 निकल रही है और 5 लाख लोग भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें 5 लोगों को जिनको जॉब लग जाएगा वो टैलेंटेड हो गए और बाद बाकी सब टैलेंटेड नहीं है। पोस्ट ही इतनी कम है ना। अब कोई मान लीजिए 91 ला रहा है और जो बच्चा 90 ला रहा है, 90 वाला फेल हो गया। मान लीजिए 100 एग्जाम का जो मार्क्स था वो 100 था, पॉपुलेशन काउज है, ठीक है। दूसरा रीजन और देखा जाए तो अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए एक कोई बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी आया है तो सिर्फ वो खाना ही खाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसके वजह से यानी वो अपनी पूरी जिंदगी जो जिएगा उसमें वो कितने रिसोर्सेज का यूज करेगा, कितना पॉल्यूशन करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब मैरिज ही नहीं होना चाहिए और न्यू बॉर्न बेबी ही नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचा जाना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को सोचा जाना चाहिए। आप एक काम करेंगे, चेक करके देखेंगे कि आज से 20 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, आज से 60 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी और आज क्या है, कंपेयर करके देखिए। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उस हिसाब से शर्ट्स चाहिए, कार्स चाहिए, बाइक्स चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। रिसोर्सेज जितने आएंगे, देखो रिसोर्स यूज करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं भी किसी रिसोर्स के ही हेल्प से आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, बट रिसोर्स अपने साथ साथ खर्चा भी लेके आता है। अब जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, तो अब उसको चार्ज करना है, चार्ज करना है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हम बना कैसे रहे, कोल से। इंडिया में जो 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एनटीपीसी से। और एनटीपीसी में क्या है, कोल को जलाया जाता है। कोल जल रहा है तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। आप देख रहे हो तो कितना इंटर कनेक्टेड सारी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग बच्चे हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें पॉपुलेशन को कम करना चाहिए रादर देन। अब देखो लैंड तो इतना ही है ना, इससे आप बोल रहे हैं कि 50 केजी उगता था पहले, हम मॉडर्न टेक्निक्स ले आए 100 केजी। अब इसी से तुम 1000 केजी उगा दोगे क्या, कितना एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे हम। रादर देन पॉपुलेशन कम करने के बारे में हम सोच सकते हैं, कोई ऐसा बिल पास करा सकते हैं हर गवर्नमेंट में। हर कंट्रीज अपने कंट्री लेवल पे क्या करे, पॉपुलेशन कम करने के लिए बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का यूज करें, यानी हमसे जितना हो सके केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, चाहे पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड्स आपको पता है, पेस्ट को मारने के लिए हम कुछ लिक्विड्स का यूज करते हैं, ठीक है ना।
HYV सीड्स आपने पढ़ रखा है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है ना। यही आया था तो क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। लेकिन देखिए ये पुराना हो गया, किताब में अभी भी दिया है। आजकल और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे जीएम क्रॉप चल रहा है। क्या चल रहा है, जीएम क्रॉप्स भी उगाए जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है ना। यानी इनमें कीड़ा वगैरह, इनके जेनेटिक्स में कुछ छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है ना। जल्दी इनमें कोई कीड़ा मकोड़ा ये सब ना लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें करने के लिए इनके जेनेटिक्स में छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है। इंक्रीज, हमें इंक्रीज क्या करना है, दो चीज़ें, क्रॉप एरिया भी और नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन भी। इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, इसको समझ लीजिए, मैं साइड में समझा दे रहा हूँ। क्रॉप एरिया, मान लीजिए आपके गांव में इतने एरिया में क्रॉपिंग हो रही थी, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना है हमें, ठीक है। ये मैंने एरिया बढ़ा दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ क्रॉपिंग एरिया बढ़ाना। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रॉप्स, मान लीजिए यहाँ पे आप एक क्रॉप एक साल में लगाते हैं, तो आप 3 लगाइए, 3 क्रॉप, ठीक है। 3 क्रॉप का मतलब क्या है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ऐसे अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, वो पढ़ा होगा ना, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप, 3 क्रॉप्स आप लगा सकते हैं पूरे 1 ईयर में, ठीक है। बस आपकी सॉइल क्या होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर फर्टिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए भी आप फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटी, अब बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है 2 सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, पढ़ा है ना। सच सच बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या सच में आप लोगों ने इसे प्रैक्टिकली यूज होते देखा है अभी तक कहीं, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना है और सब जगह वो चीज़ें फैले, ठीक है। मॉडर्न टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज करना है, ठीक है ना, जिससे आपका प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हो। इंश्योर इंक्रीज इन फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मतलब सबको प्रॉपर मात्रा में फूड मिले, कोई खाने की वजह से ना मरे, ठीक है ना। डेवलप कंट्री में क्या होता है, लार्ज फार्म्स, मॉडर्न टेक्निक का यूज होता है, मैंने बताया है, बहुत बड़े बड़े फार्म एरिया होते हैं, उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। जितना छोटा छोटा लैंड होगा और सब अलग अलग क्रॉप लगाएंगे तो प्रोडक्शन काफी लो हो जाता है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, स्मॉल फार्म्स हैं और पॉपुलेशन क्या है, लार्ज है, जैसे इंडिया का ही केस देख लीजिए। और प्रैक्टिस क्या करते हैं हम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी फैमिली और वो खुद जो फार्मर होता है वो लोग खा लें बस काफ़ी है, एग्रीकल्चर इसी के लिए करना है। तो मॉडर्न टेक्निक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा आप, तो वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। इसलिए देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे केसेस आप सुनते हैं कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में, या बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आप देखे होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला ही रीज़न है, क्रॉप जो एरिया फार्मर के पास है वो बहुत कम है, और दूसरी बात है वो मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया आपका। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अभी पढ़ा है। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, राइस, व्हीट, कॉटन, टी, तो मैंने बताया आपको क्या क्या याद रखना है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और कौन कौन से एरियाज में ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। 4 मार्क्स से ज़्यादा में ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, और 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। द एंड, आपको कोई डाउट रह गया हो या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन लगता है प्रॉपर नहीं है, कम है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे पढ़ाई रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड या और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कि वो भी पढ़ सके, वो भी आगे बढ़े, उनके भी मार्क्स अच्छे आ जाएं, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो तुम्हारा भी नाम लेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।